हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले बहुत ही मजेदार चैप्टर जिसका नाम है पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू। पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू हम दोनों को रिवाइज करके चलेंगे। आपको बस मेरे साथ बने रहना है। आपके पास अगर नोट्स है तो अपने नोट्स खोल लो और साथ में मेरे साथ रिवीजन पे शुरू हो जाओ। तो सबसे पहले आ जाती है डेफिनेशन ऑफ पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू की डेफिनेशन का क्या मतलब है? तो मैंने कहा पीयर रिव्यू का मतलब है रिव्यू करना। मैंने कहा किसका? सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। जो सिस्टम्स और प्रोसीजर्स किसने लगाए? प्रैक्टिसिंग यूनिट ने। क्या वो जो सिस्टम्स और प्रोसीजर्स है वो अचीव कर पा रहे क्वालिटी एज इनविसाज्ड बाय टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, यानी जो हमारे टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स जैसी क्वालिटी चाहते हैं, क्या हमारे जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स हैं प्रैक्टिसिंग यूनिट के वो क्वालिटी वो अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। प्लस क्या वो वर्क कर रहे थे इफेक्टिवली ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, वेदर दे वर कंसिस्टेंटली अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। यही हम पीयर रिव्यू में चेक करते हैं। पीयर रिव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने कहा पीयर रिव्यू का ऑब्जेक्टिव है दो चीजों को चेक करना। क्या जो हमारी प्रैक्टिसिंग यूनिट है वो कंप्लाई कर रही है विद द टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, प्लस क्या प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स हैं प्लेस में इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन टू डेमोन्स्ट्रेट यानी दिखाना that they are having proper quality in their assurance services। जो उनकी assurance services है उसमें proper quality वो maintain करके चल रहे हैं। याद रखना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पीयर रिव्यू का ये नहीं होता कि हम सामने वाले की फॉल्ट्स निकाले, गलतियां निकाले, बट to help the practicing unit in improving the quality of its services। उसके बाद आती है बात स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू की। तो मैंने कहा स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू में हमें तीन चीजों की पहले तो कंप्लायंस चेक करनी है। पहले हम चेक करते हैं कंप्लायंस विद टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, फिर हम चेक करते हैं कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द काउंसिल। एक गाइडलाइंस होती है रिगार्डिंग द ऑडिट असाइनमेंट्स दैट वी हैव अंडरटेकन ड्यूरिंग द ईयर अंडर रिव्यू, दूसरी गाइडलाइंस होती है रिगार्डिंग आवर आर्टिकल एंड ऑडिट असिस्टेंट। ये तीन चीजें हम चेक करके चलते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि अगर कंप्लायंस करनी है तो उसके लिए क्या जरूरत है? उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। तो हम देखेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर स्टाफ कंसर्न विद द अश्योरेंस फंक्शन। क्या प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है कि नहीं? एंड अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहेंगे, प्रॉपर कंप्लायंस होगी, तो कहीं ना कहीं जो हमारी रिपोर्टिंग है उसमें क्वालिटी निखर के आएगी। तो मैंने कहा क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग अगला पॉइंट हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट हो जाता है सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कैरिंग आउट अश्योरेंस सर्विसेज। ये भी आपने देखना है। यही सारी चीजें स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू में आ जाते हैं। बट याद रखना जो स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू है दैट विल बी लिमिटेड टू द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। हम उसको प्रीसीडिंग 3 इयर्स तक लिमिट करके चलते हैं, उसको कन्फाइन करके चलते हैं। यानी 3 साल से पहले वाले जो ऑडिट असाइनमेंट्स है वो आप पीयर रिव्यू में नहीं मांग सकते। अब इतनी देर से मैं आपको बोल रहा हूं टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स में क्या होता है? तो मैंने कहा पहले 3 पॉइंट्स तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके, यानी पहला पॉइंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईसीएफ एप्लीकेबल टू एंटिटीज अदर देन कंपनीज। दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट व्हिच आर एप्लीकेबल टू द कंपनीज। एंड अगला पॉइंट है इंड एएस यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनको भी हम कंपनीज पे एप्लीकेबल करके चलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्टैंडर्ड्स की, यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। इन सारे स्टैंडर्ड्स की बात होती है। प्लस जो आईसीआई गाइडेंस नोट्स वगैरह इशू करते हैं ये सब भी स्टैंडर्ड्स का ही पार्ट बन जाते हैं। देन हमने बात करी थी शेड्यूल 3 की, यानी फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये भी हमारा इसी का पार्ट बनता है, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स। एंड लास्ट में हमने बात करी थी किसकी? लॉ की, यानी relevant provisions of relevant statute, basically provisions of relevant statutes and rules and regulations, ये भी इसका पार्ट बनेंगे। तो अगर मैं समराइज करूं टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है, मैंने कहा पहले तो आ जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 3 पॉइंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके। उसके बाद हम बात करेंगे अपने स्टैंडर्ड्स को लेके, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, ये सारे स्टैंडर्ड्स इसका पार्ट बन जाएंगे। देन वी टॉक अबाउट फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड लास्ट में हमने बात करी लॉज एंड रेगुलेशंस की। अब एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या क्या नहीं आता? तो मैंने कहा इसमें हमने तुमको बताया था कि सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज इसका पार्ट नहीं बनती। उसके बाद जो टैक्स रिलेटेड मैटर्स है, यानी टैक्स अथॉरिटीज के आगे रिप्रेजेंटेशन देना, टैक्स फाइलिंग करना, टैक्स रिटर्न बनाना, ये सब चीजें नहीं आती। टैक्सेशन मैटर्स पे एडवाइस करना। उसके बाद कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दोनों इसमें नहीं आएंगे। उसके बाद हमने कहा था एक्सपर्ट वाली चीजें, यानी एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द पॉइंट्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें नहीं आएगा। और टेस्टिफाइंग एज एक्सपर्ट विटनेस भी इसका पार्ट नहीं बनता। एंड लास्ट चीज मैंने तुमको बोली थी एंगेजमेंट फॉर ड्यू डिलीजेंस। जो ड्यू डिलीजेंस की एंगेजमेंट्स होती है वो भी हमारा अश्योरेंस एंगेजमेंट का पार्ट नहीं बनती। अब आती है कौन कौन सी टाइप्स ऑफ एंटिटीज है जिनका पीयर रिव्यू। तो मैंने कहा 2 तरह की एंटिटीज होती है, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 एंटिटीज है उनका पीयर रिव्यू हर 3 साल में एक बार होगा, और जो टाइप 2 एंटिटीज है 4 साल में एक बार होगा। सर क्या ये 3 साल से पहले भी हो सकते? तो मैंने कहा हाँ, अगर पीयर रिव्यू बोर्ड चाहे तो 3 साल से पहले भी, यानी 2 साल में एक बार भी हो सकता है, 1 साल में एक बार भी हो सकता है। और अगर पीयर रिव्यू बोर्ड चाहे तो उस हिसाब से वो अपने हिसाब से करा सकता है। बट टाइप 1 एंटिटीज में आती क्या क्या? तो मैंने कहा सबसे पहले बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी। सबसे पहले आएंगी बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी। या जो बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनी है, इनके जो सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है, यानी जो हेड ऑफिस के ऑडिटर्स है, वो इसमें आएंगे। अगर मैं बात करूं ब्रांच ऑडिटर्स की, ब्रांच ऑडिटर ऑफ अ बैंक, ब्रांच ऑडिटर ऑफ अ इंश्योरेंस कंपनी, तो वो लेवल 2 का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की। तो जो इनके ऑडिटर्स होते हैं वो भी हमारा इसका पार्ट बनते हैं। बट
इन्होंने एक नई अमेंडमेंट लेके आए यहाँ पे। इन्होंने कहा जो पीएसयू होती है और सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनके जो सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं वो भी हमारे लेवल 1 का पार्ट बनेंगे, अगर दो कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। यानी जो पीएसयू है, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका जो टर्नओवर है ये ग्रेटर देन 250 करोड़ है। अगर टर्नओवर ग्रेटर देन 250 करोड़ है और जो उसकी नेटवर्थ है वो ग्रेटर देन 5 करोड़ है, तो ये लेवल 1 का पार्ट बन जाएंगे। फिर हमने कहा कोई भी आप लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करते हो, कोई भी आप लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करते हो, चाहे वो इंडिया में लिस्टेड है, चाहे बाहर में लिस्टेड है, या फिर उसकी जो डेट है वो लिस्टेड है या उसकी इक्विटी लिस्टेड है, तो मैंने कहा वो भी लेवल 1 का पार्ट बनेगी। ठीक है, तो लिस्टेड एंटिटीज। दूसरा, कोई भी ऐसी एंटिटी जिसपे इंड एस एप्लीकेबल होते हैं, जिसपे इंड एस एप्लीकेबल होते हैं, तो वो भी लेवल 1 का पार्ट बनेगी। या फिर आप किसी ऐसी एंटिटी का ऑडिट करो जिसने 50 करोड़ या उससे ज्यादा पैसे उठाए, इट हैज रेज्ड ओवर 50 करोड़, चाहे डोनेशंस के थ्रू उठाए हो या बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उठाए हो, या फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने 50 करोड़ या उससे ज्यादा दिए हो, तो मैंने कहा अगर किसी ने रेज करे फंड्स ओवर 50 करोड़ तो वो भी लेवल 1 एंटिटीज का पार्ट बन जाएगी। एंड लास्ट चीज आ जाती है क्या, अगर आपने किसी ऐसी एंटिटी का ऑडिट किया है, किसी ऐसी एंटिटी का ऑडिट किया है जिसकी जो नेटवर्थ है दैट इज ग्रेटर देन 100 करोड़, और जो उसकी टर्नओवर है ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़ है, तो वो भी लेवल 1 एंटिटी का पार्ट बन जाएगी। लेवल 2 मतलब जो भी लेवल 1 में नहीं है वो लेवल 2 में आएगा। एंड अगर कोई प्रैक्टिसिंग यूनिट बोर्ड सेलेक्ट नहीं करता और वो प्रैक्टिसिंग यूनिट अपना पीयर रिव्यू करवाना चाहती है, तो वो अप्लाई कर सकती है टू द बोर्ड कि मेरा पीयर रिव्यू करवाओ, पर और बोर्ड जो है उसमें एक्शन लेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, वो उसका पीयर रिव्यू करेगा। सिमिलरली अगर आप एक ऑडिट फर्म हो और आपका क्लाइंट आपसे परेशान हो गया और वो चाहता है कि आपका पीयर रिव्यू हो, तो वो भी जो है पीयर रिव्यू बोर्ड को बोल सकता है कि इसका पीयर रिव्यू कराओ, एंड वहां पे भी जो पीयर रिव्यू है वो 30 डेज के अंदर अंदर होगा। अब आती है बात, ये पीयर रिव्यू बोर्ड होता क्या, तो मैंने कहा पीयर रिव्यू बोर्ड ये जो ख्याल रखता है कि पीयर रिव्यू टाइम टू टाइम ठीक से हो रहा है कि नहीं। इसमें कितने लोग होते हैं, तो मैंने कहा मैक्सिमम 12 लोग रहते हैं, मैक्सिमम 12 लोग रहते हैं पीयर रिव्यू बोर्ड में, और मेजोरिटी जो होगी वो काउंसिल ऑफ आईसीआई की रहती है। उसमें से भी काउंसिल ऑफ आईसीआई की जो मेजोरिटी रहती है उसमें जो चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, वो भी काउंसिल ऑफ आईसीआई का रहता है, प्लस जो इनका टर्म होता है, जो टर्म ऑफ मेंबर्स होता है, मैंने कहा 2/3 जो मेंबर्स होते हैं उनका जो टर्म है वो कितना रहता है, मैंने कहा 3 साल, या उनका काउंसिल टर्म विच एवर इज अर्लियर, यानी काउंसिल टर्म पहले खत्म हो जाए, 3 साल पहले खत्म हो जाए, उनको पीयर रिव्यू बोर्ड छोड़ के जाना पड़ेगा। जो कैजुअल वैकेंसी रहती है वो भी काउंसिल फिल करता है, मैंने कहा ना काउंसिल की चलती है, यहाँ पे काउंसिल की चलती है, यानी अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होगी तो वो भी काउंसिल फिल करेगा। प्लस मेंबर्स ऑफ डिसिप्लिनरी बोर्ड और डिसिप्लिनरी कमेटी कैन नॉट बिकम पार्ट ऑफ पीयर रिव्यू बोर्ड, क्योंकि यहाँ पे हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए नहीं बैठे हैं। आवर मेन पर्पस इज टू हेल्प द फर्म्स इंप्रूव देयर क्वालिटी। अगर मैं बात करूं कोरम की, तो कोरम होगा 1/3 मेंबर्स और 3, 1/3 मेंबर्स और 3, 1/3 मेंबर्स और 3 नहीं, बेसिकली 1/3 मेंबर्स होने चाहिए कम से कम 3, 1/3 मेंबर्स होने चाहिए कम से कम 3, प्लस चेयरमैन का होना जरूरी है, अगर ना हो तो वाइस चेयरमैन, चेयरमैन का होना जरूरी है, अगर ना हो तो वाइस चेयरमैन का होना जरूरी है, प्लस ये मिलेंगे हर कैलेंडर क्वार्टर में कम से कम एक बार, कैलेंडर क्वार्टर यानी जनवरी फरवरी मार्च में कम से कम एक बार, उसके बाद अप्रैल मई और जून उसमें एक बार, जुलाई अगस्त सितंबर में एक बार, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एक बार, तो हर कैलेंडर क्वार्टर में कम से कम एक बार इनको मिलना है। फिर उसके बाद आती है बात एलिजिबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ पीयर रिव्यूअर। तो एलिजिबिलिटी में क्या आपको देखना है, तो मैंने यहाँ पे भी अमेंडमेंट है। तो सबसे पहले अगर आप मेंबर इन प्रैक्टिस हो तो कम से कम आपको 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम आपको 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर आप पहले इंडस्ट्री में थे फिर आप एक्सपर्ट प्रैक्टिस में आ गए तो इंडस्ट्री का आपको 10 साल का एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस का 3 साल, तो टोटल इस तरह से एक्सपीरियंस चाहिए। प्लस आपको प्रॉपर ट्रेनिंग और टेस्ट भी पास करना है, आपने एक डिक्लेरेशन देनी है जो पीयर रिव्यू बोर्ड चाहता है, प्लस आपने एक डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी देनी है। प्लस अगर आपने कुछ ऐसी चीजें कर रखी होंगी जो अटपटी हैं तो भी आपको पीयर रिव्यूअर नहीं बना सकते। तो मैंने कहा कैसे, अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, अगर आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है, तो आप पीयर रिव्यू बोर्ड के तो आप पीयर रिव्यूअर नहीं बन सकते, या फिर आप गिल्टी हो चुके हो। एक तो होता है केस चल रहा है और एक होता है कि आप गिल्टी हो चुके हो। तो मैंने कहा या तो आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या फिर आप गिल्टी ऑलरेडी पा चुके हो, यानी प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट में आपको गिल्टी पाया जा चुका है, या फिर आपको हो गई है इम्प्रिजनमेंट, यानी यू हैव बीन कन्विक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन और आउटसाइड इंडिया, भले ही इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, आपको मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस में इंप्रिजनमेंट हो गई है। लास्ट के 2 पॉइंट बड़े सिंपल है, आपका पीयर रिव्यू फर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप जिस प्रैक्टिसिंग यूनिट का पीयर रिव्यू करने जा रहे हो, आपका उसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपकी उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए। एंड याद रहे, आपने कभी भी उसके किसी भी पार्टनर के अंडर आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग नहीं करी होनी चाहिए। यू शुड नॉट हैव बीन द आर्टिकल और ट्रेन्ड अंडर एनी ऑफ द पार्टनर ऑफ द प्रैक्टिसिंग यूनिट। और 2 साल तक आपने उससे कोई रिश्ता नहीं रखना, यानी जिस दिन आप ये अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो उससे 2 साल पहले और 2 साल बाद तक आपका उसके कोई रिश्ता नहीं होगा।
क्या आप ये पीयर रिव्यू अकेले करने जाओगे या क्वालिफाइड असिस्टेंट साथ लेके जाओगे? तो मैंने कभी भी अकेले नहीं जाया जाता, आप हमेशा एक क्वालिफाइड असिस्टेंट साथ रखोगे। याद रहे मैंने क्या वर्ड बोला, क्वालिफाइड असिस्टेंट। क्वालिफाइड यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा, प्लस उसकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए अंडर सेक्शन 8 और 21 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। अंडर सेक्शन 8 यानी जो हम डिसेबिलिटीज की बात करते हैं ऑफ मेंबरशिप, आप 21 ईयर्स के नहीं हो, ठीक है, आपके ऊपर आप इंसॉल्वेंट हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, आप अनसाउंड माइंड वाले बंदे हो, तो आपको हम डिस्क्वालीफाई करते हैं अंडर सेक्शन 8 ऑफ सीए एक्ट 1949। प्लस आपकी बात की जाए सेक्शन 21 की, तो अगर आप गिल्टी हो जाते हो प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। याद रहे आपका जो नाम है वो इंटीमेट हो जाना चाहिए बोर्ड को और पीयर रिव्यू फर्म जो जिस प्रैक्टिसिंग यूनिट का पीयर रिव्यू करने जा रहे हो, उन दोनों को आपको इंटीमेट करना है बिफोर द स्टार्ट ऑफ पीयर रिव्यू। प्लस as a qualified assistant there will be no direct interface between you and the board or the peer review practicing unit, आपका कोई डायरेक्ट इंटरफेस नहीं रहेगा। अगेन जैसे पीयर रिव्यूअर स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी फाइल करता है, आपको भी स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी फाइल करनी है, एंड जो पीयर रिव्यूअर है आप उसी की फर्म में होने चाहिए। यू मे बी वर्किंग एज अ पार्टनर, आप पार्टनर की तरह काम कर सकते हो, या फिर आप एज अ पेड असिस्टेंट काम करोगे। तो आपने ये चीजें ध्यान में रख के चलनी है। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, अप्रोच ऑफ अ पीयर रिव्यूअर। पीयर रिव्यूअर जो है वो पीयर रिव्यू करेगा कैसे? तो मैंने कहा इसमें भी तुमको 5 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो देखना है कि तुमको कितने असाइनमेंट्स का टेस्टिंग करनी है, यानी हाउ मेनी असाइनमेंट्स यू हैव टू सेलेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग। उसके बाद तुमने कोई असाइनमेंट सेलेक्ट कर लिया तो सबसे पहले तुम उसका उठाओ एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर से तुमको पता चलेगा व्हाट वाज द नेचर ऑफ द असाइनमेंट, व्हाट वाज द स्कोप ऑफ द असाइनमेंट। तो पहले तुमने असाइनमेंट सेलेक्ट करेगी, तुमको कितने असाइनमेंट सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद तुमने उठाया उसका एंगेजमेंट लेटर, ठीक है, एंगेजमेंट लेटर उठा लिया। फिर तुम ये देखोगे कि इसके जरूर कोई पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रहे होंगे जिससे ये असाइनमेंट एक्सेप्ट करती है, तो तुमको वही देखना है कि whether the firm has complied with such policies and procedures regarding the acceptance of assignment। 3 चीजें कर ली, 3 इंफॉर्मेशन ले ली, अब तुमको टेस्टिंग करनी है, कंप्लायंस टेस्टिंग भी करनी है, सब्सटेंटिव टेस्टिंग भी करनी है। सब्सटेंटिव टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स, और जो तुम टेस्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स करोगे तुमको 3 चीजें देखनी है। मैंने कहा पहली चीज देखनी, जो भी सिग्निफिकेंट इश्यूज थे, मैटर्स थे, और जो चीजें थी जो दैट वर रेज्ड ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, कैसे उनको देखा गया, प्लस कैसे उनको रिजॉल्व किया गया, कैसे उनको डॉक्यूमेंट किया गया। सो हाउ दे वर कंसीडर्ड, रिजॉल्व्ड एंड डॉक्यूमेंटेड, ये तुमको देख के चलना है। सेकंड चीज जो तुमको देखनी है वो है एविडेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ कंक्लूजन। क्या एविडेंस कलेक्ट हुआ एंड क्या जो कंक्लूजंस रीच हुए वो रीजनेबल थे। एंड नेक्स्ट चीज तुमको देखनी है डिसीजंस दैट वर मेड, जजमेंट्स दैट वर इन्वॉल्व्ड एंड द सिग्निफिकेंट मैटर्स, कैसे उनको आपने डॉक्यूमेंट किया, ये चीजें भी आपको देख के चलनी है। तो यही 5 चीजें आपकी अप्रोच ऑफ पीयर रिव्यू का पार्ट बनती है। देन कम्स ऑब्लिगेशंस ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट और ऑब्लिगेशंस ऑफ रिव्यूअर, दोनों बहुत इजी पॉइंट्स है। इसमें जो एक चीज देखने लायक है वो ये है कि जो पीयर रिव्यूअर है वो जो भी अपना काम करेगा, जो भी अपने वर्किंग पेपर्स बनाएगा, उसको 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पीयर रिव्यू रिपोर्ट उसको पीयर रिव्यू बोर्ड को देने पड़ेंगे। यहाँ पे मेन चीज जो है ये पूछने वाली है। अब आता है मेन पॉइंट, पीयर रिव्यू प्रोसेस। मेन पॉइंट अब आता है पीयर रिव्यू प्रोसेस। सो हम डिस्कस कर रहे थे पीयर रिव्यू प्रोसेस के बारे में। तो पीयर रिव्यू प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप है वो होता है सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट। प्रैक्टिसिंग यूनिट को सिलेक्ट किया जाता है और उसको बताया जाता है कि आपका पीयर रिव्यू होने वाला है, एंड उसके सिलेक्शन के उसको 7 दिन के अंदर अंदर एक डिटेल्ड क्वेश्चनियर देना पड़ता है। उसको एक क्वेश्चनियर भी देना पड़ता है, प्लस एक डिक्लेरेशन भी देनी पड़ती है, यानी जो जो वो बातें बताएगी वो सच होंगी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, प्लस उसको एक क्वेश्चनियर भर के देना पड़ता है, उसको कुछ डिटेल्स देनी पड़ती है। और सिंपल सी बात है, जब वो 7 दिन के अंदर अंदर एक क्वेश्चनियर भर के देती है, डिटेल्स मिलती है, उस हिसाब से बोर्ड 3 लोगों के नाम प्रैक्टिसिंग यूनिट को बताता है। उन 3 में से उसको कोई एक सिलेक्ट करना पड़ता है, और ये एक सिलेक्शन भी उसको 7 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ती है, यानी 7 दिन के अंदर अंदर ये बताना पड़ता है कि उसने 3 नामों में से किसको सेलेक्ट किया है। फिर जिस बंदे को सिलेक्ट किया जाता है, यानी जिस पीयर रिव्यूअर को सिलेक्ट किया जाता है, उसको बताया जाता है कि आप सिलेक्ट हो गए हो सर, आप सिलेक्ट हो गए हो। और जो पीयर रिव्यूअर है उसको अपनी कंसेंट भी 7 दिन के अंदर अंदर देनी पड़ती है। तो मैं बात बोलूं, ये जो सिलेक्शन वाला काम है और इन्फॉर्मेशन मतलब सिलेक्शन वाला काम है प्रैक्टिसिंग यूनिट का, और पीयर रिव्यूअर को जो अपॉइंटमेंट हो रही है, इसमें सारा गेम 7 दिन का है। इसके बाद आती है बात प्लानिंग की। इसमें बहुत छोटी बात लिख रखी है, अगर प्रैक्टिसिंग यूनिट को आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे करके पीयर रिव्यूअर का कंसेंट आ गया है, तो जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है 2 दिन के अंदर अंदर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सबमिट करेगी रिव्यूअर को। मैंने कहा 2 दिन के अंदर क्या क्या बताएगी? सर 2 दिन के अंदर बताएगी कि पिछले 3 साल में क्या हुआ। वो 2 दिन के अंदर बताएगी पिछले 3 साल में क्या हुआ, यानी पिछले 3 साल में कितने मुकदमे उसके खिलाफ चल रहे हैं, उसके खिलाफ उसके जो पार्टनर्स हैं या उसके जो पेड असिस्टेंट्स हैं, यानी जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है जिसको हम पीयू बोलते हैं, प्रैक्टिसिंग यूनिट फर्म, या उसके पार्टनर्स या उसके क्वालिफाइड असिस्टेंट्स, उनके खिलाफ पिछले 3 सालों में क्या क्या मुकदमे चल रहे हैं। तो 2 दिन में बताएगी 3 साल के कारनामे। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन फर्निश करी जाएगी पीयर रिव्यू बोर्ड को, यानी पीयर रिव्यू बोर्ड जो है वो भी यूडेन डिपार्टमेंट से, यूडेन डायरेक्टरेट जो होता है उससे इन्फॉर्मेशन मंगा के शेयर कर सकता है पीयर रिव्यूअर के साथ, विच विल फॉर्म पार्ट ऑफ द पीयर रिव्यू। तो मैं सिंपल सी बात बताऊं, क्या यूडेन डिपार्टमेंट से भी इन्फॉर्मेशन मंगाई जा सकती है पीयर रिव्यू के दौरान। अब आती है बात सिलेक्शन ऑफ सैंपल बाय द रिव्यूअर। अगर आ जाए क्वेश्चन कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल बाय द रिव्यूअर, तो जो रिव्यूअर है
उसको कितना टाइम मिलेगा सैंपल सिलेक्शन के लिए? मैंने कहा 7 दिन। सैंपल सिलेक्शन के लिए उसको 7 दिन मिलेंगे, जैसे ही उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है 7 दिन के अंदर अंदर उसको सैंपल सेलेक्ट करके देने हैं। प्लस हो सकता है इनिशियली वो कोई सैंपल सिलेक्ट करे और उसको एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, उसको फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, तो वो भी मांग सकता है। और इस टाइम पे वो प्लान भी कर सकते हैं ऑन साइट रिव्यू का। ऑन साइट रिव्यू मतलब प्रैक्टिसिंग यूनिट जाके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखना, बट कम से कम प्रैक्टिसिंग यूनिट को 5 दिन देने पड़ेंगे। अगर आपको वहां पे जाना है ऑन साइट रिव्यू के लिए तो आपको कम से कम 5 दिन देने पड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए। और ये बात याद रखना है, जो पूरा पीयर रिव्यू प्रोसेस है ये कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए? दैट शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफाइंग द प्रैक्टिसिंग यूनिट अबाउट द सिलेक्शन ऑफ रिव्यू, ये 60 डेज के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए। रही बात ऑन साइट रिव्यू की, तो वो मैक्सिमम 7 डेज चलेगा, इट विल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 7 वर्किंग डेज। फिर बात आती है कंप्लायंस रिव्यू जनरल कंट्रोल्स की, तो इसमें हमने बात करी थी इंडिपेंडेंस की, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी आउटसाइड कंसल्टेशन की, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की। देन पी से क्या आया था? मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टैंडर्ड्स, एंड एस से था स्टाफ रिक्रूटमेंट, सुपरविजन और डेवलपमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, जब आती है बात सिलेक्शन ऑफ एश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट, मुझे कितनी एश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट सेलेक्ट करनी है, किस पे डिपेंड करता था? तो मैंने कहा सबसे पहले डिपेंड करता है कंट्रोल पे, यानी जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है जनरली प्रिवेलिंग इन द ऑडिट फर्म, उस पे डिपेंड करता है। प्लस मेरा किस पे डिपेंड करता है? पॉपुलेशन पे, जिसमें हमने बात करी थी नंबर ऑफ पार्टनर्स और एम्प्लॉइज इन्वॉल्व, नंबर ऑफ लोकेशंस और ब्रांचेस। उसके बाद उन पे हम कितनी फीस चार्ज करते हैं वो हमको देखना पड़ेगा। एंड उसके बाद हमको देखना पड़ता है क्या? ऑडिट मेथोडोलॉजी, जो मेथोडोलॉजी है जनरली अडॉप्टेड बाय प्रैक्टिसिंग यूनिट इन प्रोवाइडिंग एश्योरेंस सर्विसेज, वो देखना जरूरी है। एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है साइज एंड नेचर ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। अगर मेरे को लगता है मैंने जो इनिशियल सैंपल सेलेक्ट किया उसमें मुझे कुछ बढ़ाना है या कुछ कम करना है, तो एज अ पीयर रिव्यूअर मैं कर सकता हूं। देन पॉइंट आता है रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स। इसमें मेरे पास दो अप्रोच है, कंप्लायंस अप्रोच और सब्सटेंटिव अप्रोच। कंप्लायंस अप्रोच में जो मेरा फोकस होता है वो कंट्रोल्स चेक करना होता है, सब्सटेंटिव अप्रोच में मेरा फोकस होता है वर्क पेपर्स चेक करना। कंट्रोल्स मुझे इन चीजों को लेकर चेक करने हैं। मैंने कहा सबसे पहले तो इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग, फिर जो मैंने सब्सटेंटिव टेस्टिंग कर रखी है वो देखनी मुझे पड़ती है मुझे। उसके बाद जो रिकॉर्ड्स हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, यानी एश्योरेंस सर्विसेज रिकॉर्ड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, मुझे ये तीनों चीजें देखनी पड़ेंगी। देन जो मैंने कंक्लूजन ड्रॉ करे, जो मैंने रिपोर्टिंग करी, वो मुझे देखनी पड़ेगी, एश्योरेंस सर्विसेज कंक्लूजन, एश्योरेंस सर्विसेज रिपोर्टिंग। एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन एंड डिस्क्लोजर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन एंड डिस्क्लोजर्स ये देखना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स। एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है रिपोर्टिंग को लेके। लास्ट पॉइंट आ जाता है रिपोर्टिंग को लेके, तो रिपोर्टिंग वाला पॉइंट तो बड़ा सिंपल है। जब भी मेरे को पीयर रिव्यू हो गया, मैंने एज अ रिव्यूअर पीयर रिव्यू कर लिया और मुझे कुछ एडिशनल क्लैरिफिकेशन चाहिए, या मुझे लगता है जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स है प्रैक्टिसिंग यूनिट के उसमें कुछ डेफिशिएंसी है, तो बिफोर मेकिंग द फाइनल रिपोर्ट टू द पीयर रिव्यू बोर्ड मैं एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इशू करूंगा। मैं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इशू करूंगा प्रैक्टिसिंग यूनिट को, और उसको मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा 5 दिन के अंदर अंदर। मैं उसको दूंगा 5 दिन, और 5 दिन के अंदर अंदर उसको मेरे को रिप्लाई करना पड़ेगा। एंड अगर मैं उसके रिप्लाई से हो गया सेटिस्फाइड, अगर मैं उसके रिप्लाई से सेटिस्फाइड हो गया, तो मैं अपनी रिपोर्ट जो है बोर्ड को इशू कर दूंगा विद माय इनिशियल फाइंडिंग्स, प्लस मेरे पास प्रैक्टिसिंग यूनिट का क्या रिप्लाई है, और ये जो मैं इन्फॉर्मेशन बोर्ड को भेज रहा हूं एक कॉपी मैं प्रैक्टिसिंग यूनिट को भी दूंगा। उसके बाद अगर मैं उसके रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अगर मैं उसके रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो हो जाएगी गड़बड़, तो मैं दूंगा मॉडिफाइड रिपोर्ट। तो मैं मॉडिफाइड रिपोर्ट दूंगा, और मॉडिफाइड रिपोर्ट भी मैं उसी तरीके से दूंगा कि मैं बोर्ड को दूंगा प्लस अपनी इनिशियल फाइंडिंग्स दूंगा। उस पे प्रैक्टिसिंग यूनिट का मेरे पास क्या रिप्लाई है मुझे वो भी देना पड़ेगा, एंड इसकी भी एक कॉपी मैं प्रैक्टिसिंग यूनिट को दूंगा। अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट आती है तो एक फॉलो ऑन रिव्यू होगा, ये देखने के लिए कि प्रैक्टिसिंग यूनिट ने अपनी गलतियां सुधारी है कि नहीं। तो जो फॉलो ऑन रिव्यू है वो 1 साल के अंदर अंदर होगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मॉडिफाइड रिपोर्ट, एंड दिस 1 ईयर कैन बी रिड्यूस्ड टू अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। अगर जो मैंने रिपोर्ट दी है वो क्लीन रिपोर्ट दी है, तो 3 महीने के अंदर अंदर पीयर रिव्यू बोर्ड जो है वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा प्रैक्टिसिंग यूनिट को। बट अगर यही मेरी रिपोर्ट जो है मॉडिफाइड रिपोर्ट गई है, तो जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, प्लस उसको डेट बता दी जाएगी कब उसका फॉलो ऑन रिव्यू होने वाला है। अब एक बात बताओ, जब मेरा पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मान लेते हैं एक्सपायर हो गया, उसके बाद जब मेरा पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट रिन्यू हुआ या मेरे को नया पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिला, ये जो 2 डेट्स है इसके बीच में अगर मैं कोई भी सर्टिफिकेट कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करता हूं, क्या वो वैलिड माना जाएगा? मैंने कहा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप 1 महीने पहले ही, यानी फ्रॉम द जब आपकी डेट ऑफ एक्सपायरी होने वाली, यानी जब आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला है उसके 1 महीने पहले ही आप अपना पीयर रिव्यू करा के अपना पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट ले लें। अगली चीज आती है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ पीयर रिव्यू। व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ पीयर रिव्यू? तो मैंने कहा उसमें तुमको 3 बातें लिखनी है। पहले तो जो पीयर रिव्यू होता है वो होता है एज पर द स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू। आप हमेशा जब पीयर रिव्यू कराते हो तो आप कराते हो इसको एज पर द स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू। एंड जरूरी नहीं कि जब आप ये पीयर रिव्यू करो तो आपको सारी वीकनेस मिल जाए, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सिलेक्टिव टेस्टिंग। हम सैंपल बेसिस पे चीजें चेक करते हैं। एंड लास्ट चीज क्या आ जाती है, जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल होता है उसमें अपनी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है। देयर आर सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस इन द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल व्हिच हैपेंस टू बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिव्यू, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिव्यू है उसके अंदर खुद इनहेरेंट लिमिटेशंस है, तो कहीं ना कहीं हमें सारे
जो गलतियां सारी जो वीकनेस है वो नहीं निकल पाएंगी। देयर कैन बी डिपार्चर फ्रॉम द सिस्टम व्हिच मे अकर एंड मे नॉट बी डिटेक्टेड। एंड अगली चीज आ जाती है क्या, डिफरेंस बिटवीन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू? तो मैंने कहा जो पीयर रिव्यू है इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ आईसीआई, वो आईसीआई का पार्ट है। उसका जो मेन फोकस है दैट इज नॉट टू फाइंड आउट द फॉल्ट्स, उसका मेन फोकस फॉल्ट्स फाइंड करना नहीं है, बट टू हेल्प द फर्म इंप्रूव इट्स क्वालिटी। इट एक्ट्स एज अ मेंटरिंग प्रोसेस। अगर यही बात करें क्वालिटी रिव्यू की तो इट एक्ट एज अ डेटरेंट, सामने वाले को डरा के रखता है। इसका जो मेन फोकस है, इसका मेन फोकस है सुपरविजन और डिसिप्लिनरी एक्शन लेना। यानी इसका मेन फोकस है टू फाइंड आउट द एरर्स एंड inadequacies, एंड अगर कोई सीरियस एरर मिलता है तो इट also takes a disciplinary action। प्लस जो क्वालिटी रिव्यू है that is not a part of the activities of ICI, it is independent of ICI and is taken care of by the central government। तो this is all about peer review, और जो difference between peer review and quality review यही है। अभी हम अपनी क्वालिटी रिव्यू के रिवीजन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अब हम रिवाइज करेंगे क्वालिटी रिव्यू। तो सबसे पहले क्वालिटी होता क्या, तो मैंने कहा क्वालिटी का मतलब है सही करना जब आपको कोई नहीं देख रहा। ठीक है, आप जब कोई देख रहा होता है तब तो सही करते ही करते हो। तो मैंने कहा जब कोई नहीं देख रहा ना, अगर तब आप सही करो तो कहीं ना कहीं आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो। यही हमारी स्टडीज के साथ होता है। ठीक है, अगर हमारे मम्मी पापा हमारे आसपास होते तो हम तो एकदम मजे मजे में पढ़ रहे होते, फिर जब वो बाहर चले जाते फिर हम लग जाते अपने फोन पे, कभी इंस्टाग्राम, कभी व्हाट्सएप, कभी स्नैपचैट, पता नहीं कौन से चैटे वैटे लगी रहती है। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, अगर आपको अपनी पढ़ाई की क्वालिटी मेंटेन करनी है तो तब भी उतने अच्छे से पढ़ो जब आप तब पढ़ते हो जब आपके साथ कोई होता है, यानी जब आपको कोई देख रहा होता है। तो क्वालिटी मींस डूइंग इट राइट व्हेन नो वन इज लुकिंग। ये हमें किसने कहा, हेनरी फोर्ड ने। तो जो फोर्ड की आप गाड़ियां वगैरह देखते हो ना, फोर्ड इकोस्पोर्ट हो गई या फोर्ड की और बड़ी बड़ी गाड़ियां, ठीक है, मुझे तो इकोस्पोर्ट के अलावा कोई गाड़ी ज्यादा पता नहीं है। तो जो फोर्ड की गाड़ी होती है ये वही बंदा जो हेनरी फोर्ड है। तो मैंने कहा सबसे पहला टॉपिक है एग्जांपल ऑफ इंपॉर्टेंट एरियाज एज पर द क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट। 2018 एंड 19 में क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग में एसक्यूसी 1 के हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पे क्वालिटी रिव्यू होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी रिव्यू में प्रॉपर्ली कंसीडर होना चाहिए। तो मैंने कहा सबसे पहले तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ये देखना जरूरी है कि जो ऑडिट फर्म जिसका आप क्वालिटी रिव्यू कर रहे हो उसने प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लगा रखे हैं ऑन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। सारे एलिमेंट्स आपको याद होंगे। हम एक एथिकल लीडर एक्सेप्ट करते हैं, जो क्या हम एक एथिकल लीडर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, वो वाला हम याद है, हमने एसक्यूसी 1 में याद किया था सर, हाँ याद किया था। हम एक एथिकल लीडर एक्सेप्ट करते हैं जो ह्यूमन एंगेजमेंट को मॉनिटर करे। तो मैंने कहा एथिकल लीडर यानी एथिकल मतलब एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कंप्लायंस विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। लीडर यानी लीडरशिप रिस्पांसिबल फॉर क्वालिटी, यानी जो लीडर है दैट विल बी रिस्पांसिबल फॉर ओवरऑल क्वालिटी विद इन द फर्म। एक्सेप्ट करते हैं यानी एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड एंगेजमेंट, जो ह्यूमन एंगेजमेंट को मॉनिटर करे। मैंने कहा ह्यूमन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज, एंगेजमेंट यानी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, और मॉनिटर करे यानी मॉनिटरिंग। तो हमने इस तरह से सारे एलिमेंट्स याद करे थे। तो मैंने कहा प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए रिगार्डिंग ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। दूसरा जो EQCR है, यानी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, वो प्रॉपर टाइमली हो जाना चाहिए, यानी बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वो हमारा खत्म हो जाना चाहिए। वो क्या करेगा सर, वो प्लानिंग ऑफ द ऑडिट देखेगा, प्रॉपर हमारी जो जजमेंट्स है, जो भी हमारा ऑडिट ओपिनियन है, वो सारी चीजें देखेगा। प्लस there should be a proper person who is responsible for monitoring the system of quality control, यानी क्वालिटी कंट्रोल का आपने सिस्टम तो लगा दिया है बट उसको मॉनिटर करने के लिए भी एक बंदा रखना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने कहा हमें एनुअली कंफर्मेशन लेटर लेने चाहिए रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस, हमें एनुअली कंफर्मेशन लेटर लेने चाहिए रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस। ऑलरेडी हम एसक्यूसी 1 में इस बात को पढ़ चुके हैं। प्लस हमें ऑडिट एज अ ऑडिट फर्म ये भी कंफर्म करना है कि वेदर द ऑडिट फर्म परफॉर्म इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन प्रोसीजर बिफोर एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मैं एक बात बताऊं, जब ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट होती है ना, उसके पहले कंफर्म किया जाता है कि जो एंगेजमेंट टीम है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो इंडिपेंडेंट के रिगार्डिंग तुमको दो चीजें कंफर्म करनी है। एनुअल कंफर्मेशन तो लेनी है कि तुम इंडिपेंडेंस के जो भी हमारी पॉलिसीज है उससे कंप्लाई करते हो, प्लस जो भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हो उससे पहले भी इंडिपेंडेंस कंफर्म करनी है। एंड लास्ट चीज आ जाती है education and training program, whether the audit firm has developed and it is providing proper education और training program, क्या ये लोगों को ट्रेन करके रख रही है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, मैंने कहा याद कैसे करना है, सिंपल सी बात है। आपके दोस्त ने पैग लगाया, सर पैग लगाया यानी PEQ, ठीक है, PEQ यानी उसने पैग लगाया, पैग लगाया यानी P से पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, EQ से मतलब EQCR। आपके दोस्त ने पैग लगाया, आपने कंफर्म किया क्या मेरे दोस्त तू गाड़ी चला देगा, तो क्या आपने उसको कंफर्म किया क्या तू मेरे दोस्त गाड़ी चला देगा, तो कंफर्म मतलब एनुअल कंफर्मेशन और इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन। आपने उसको मॉनिटर भी किया, कि क्या ये ढंग से गाड़ी चला पाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले आपके दोस्त ने क्या किया, आपके दोस्त ने पैग पिया यानी P से मतलब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, EQ यानी EQCR की बात हुई कि जो EQCR है वो टाइमली कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपने उसको मॉनिटर कर ही रहा था, आपको उसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही थी, तो आपने कहा कि भाई कंफर्म कर दे कि क्या तू गाड़ी चला पाएगा। मैंने कहा कंफर्मेशन का क्या मतलब है, कंफर्मेशन का मतलब है एनुअल कंफर्मेशन लेटर और इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन प्रोसीजर्स। एंड लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में उसके आपके दोस्त ने बढ़िया गाड़ी चला ली, इसका मतलब प्रॉपर वो ट्रेन था, जो आपका दोस्त था वो प्रॉपर्ली ट्रेन था,
यहाँ पे जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको पी के गाड़ी चलानी चाहिए। मैंने कहा सिंपल सी बात है, आपको सारे एग्जांपल्स याद करने हैं, आपको ये सारे एग्जांपल्स याद करने हैं। तो अगर सारे एग्जांपल्स याद करें तो इस तरह से याद कर लो कि आपके दोस्त ने पैग लगाया, आपके दोस्त ने पैग लगाया, उसके बाद आपने उसको मॉनिटर किया, आपको उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी, आपने उससे 2 बार कंफर्म किया कि तुम मेरे दोस्त ठीक से काम कर पाएगा कि नहीं। तो कंफर्म मतलब इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन और एनुअल कंफर्मेशन। एंड फाइनली आपके दोस्त ने अगर ठीक से काम कर दिया तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेकर ट्रेंड है। तो मैंने कहा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी रिव्यू। जो हम क्वालिटी रिव्यू करते हैं उसके स्कोप और ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है, मैंने कहा 4 चीजें आती हैं। एग्जामिन करो whether the statutory auditor has ensured compliance with applicable technical standards, professional and ethical standards। मैं एक बात बताऊं, SQC1 में भी सबसे पहले हम क्या चेक करते थे, compliance with PELR यानी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टैंडर्ड्स की चेक कर रहे हैं। देन वी आर चेकिंग द compliance with relevant laws and regulations, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट यानी लॉज एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस चेक करेंगे। प्लस ये देखेंगे कि क्या उसने इंप्लीमेंट कर रखा है प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्या प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है कि नहीं। एंड whether there is no material misstatement of the assets and liabilities at the reporting date in the selected entity। यानी जिस फर्म का हम क्वालिटी रिव्यू कर रहे हैं, जिस फर्म का हम क्वालिटी रिव्यू कर रहे हैं, हमने उसका जो असाइनमेंट उठाया, मान लेते उसने किसी कंपनी का ऑडिट किया था, तो जो कंपनी का ऑडिट उसने किया था उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें किसी भी एसेट और किसी भी लायबिलिटी में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। इस तरह से तुम ये 4 पॉइंट्स याद करोगे। तो 4 पॉइंट्स क्या होंगे, मैंने कहा सबसे पहले तो कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड, जो भी टेक्निकल, प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स है उनसे तुम्हारे को प्रॉपर्ली कंप्लाई करके चलना है। प्लस तुमको देखना है कि क्या उसने प्रॉपर्ली कंप्लाई किया विद द लॉज एंड रेगुलेशंस, उसके पास प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है कि नहीं, और there is no material misstatement at the date of audit report on in the assets and liabilities, no material misstatement of assets and liabilities at the reporting date in the selected entity। Then comes the meaning of technical standards, it is very much similar to जो हम पीयर रिव्यू में ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो एक बार आप इसको रीड कर सकते हो। अगला पॉइंट आता है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड की कॉम्पोजिशन। पीयर रिव्यू बोर्ड की कॉम्पोजिशन क्या रहती थी, मैक्सिमम 12 लोग रहते थे, उसमें से मेजॉरिटी काउंसिल के होते थे। तो इन्होंने कहा यहाँ पे 11 लोग होंगे, चेयरपर्सन और 10 अदर लोग। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नॉमिनेट करती है चेयरपर्सन को, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर रखी है, जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड होता है, जो क्वालिटी रिव्यू होता है, ये डोमिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आईसीआई। तो जो चेयरपर्सन है वो भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आएगी, प्लस 5 मेंबर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आएगी, और जो बाकी 5 मेंबर्स होंगे वो लाएंगे काउंसिल ऑफ आईसीआई, अदर 5 बाय द काउंसिल ऑफ आईसीआई। तो मैं एक बात बोलूं, टोटल हो गए 11 लोग, उसमें से जो चेयरपर्सन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आएगी, 5 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आएगी और बाकी 5 काउंसिल ऑफ आईसीआई लेके आएगी। अब ये जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बनेगा इसका फंक्शन क्या होगा, मैंने कहा 3 काम करेगा। सबसे पहले तो काउंसिल को रिकमेंड करेगा कि कैसे उसको काम करना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा है ना, तो काउंसिल को रिकमेंड करेगा कि तुमको काम कैसे करना चाहिए। प्लस जो उसके मेंबर्स है उनको काम को रिव्यू करेगा कि काम ये ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। फिर जब इनको रिव्यू करेगा और उसको लगता है ये लोग गलती कर रहे हैं तो उनको गाइड करेगा कि कैसे अपनी गलतियां सुधारनी है। तो 3 काम करेगा, पहले तो काउंसिल को रिकमेंड करेगा, जो भी इसको लगता है रिकमेंडेशन देनी है काउंसिल को ये देता रहेगा कि कैसे मेंबर्स को क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए। अब ये देखेगा कि जो मैंने काउंसिल को रिकमेंडेशन दी, क्या काउंसिल ने अपने मेंबर्स तक पहुंचाई, क्या नहीं, मेंबर्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये देखने के लिए इसको मेंबर्स के काम को रिव्यू करना पड़ेगा। तो पहले काउंसिल को इसने रिकमेंडेशन दी, देन मेंबर्स के काम को रिव्यू किया, और अगर लगता है मेंबर्स ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो अब ये मेंबर्स को गाइड करेगा कि वो अपना काम ठीक से कैसे कर सकते हैं। Quality Review Board to review the audit of companies under NFRA applicability only if referred by NFRA। यानी जो हम NFRA की एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं कंपनी ऑडिट में, तो जो कंपनी ऑडिट में NFRA की एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं, अगर वो जो कंपनीज NFRA की एप्लीकेबिलिटी में आती हैं उनका क्वालिटी रिव्यू तभी होगा जब NFRA रिकमेंड करता है, वरना का उनका क्वालिटी रिव्यू कभी नहीं होगा। फॉर अदर्स इट कैन डू सुओ मोटो। अगर इसको लगता है कोई कंपनी NFRA की एप्लीकेबिलिटी में नहीं आती, कोई कंपनी अगर NFRA की एप्लीकेबिलिटी में नहीं आती तो उसका क्वालिटी रिव्यू ये सुओ मोटो कर सकता है। अगला पॉइंट, पावर्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। व्हाट आर द डिफरेंट पावर्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। तो मैंने कहा 5 पावर्स है इसकी, 5 पावर्स है। सबसे पहले तो क्या है सर, ऑन इट्स ओन और थ्रू अ स्पेशल अरेंजमेंट विद आईसीआई, अपने आप या आईसीआई के साथ अरेंजमेंट करके ये इवैल्यूएट करता है क्वालिटी ऑफ द वर्क ऑफ मेंबर्स। देखो नाम ही क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है, तो इसका काम क्या है, क्वालिटी रिव्यू करना, यानी क्वालिटी इवैल्यूएट करना। बट इवैल्यूएट करने के लिए क्या लगता है, इवैल्यूएट करने के लिए लगता है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। तो इट विल ले डाउन एन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग द सर्विस ऑफ द मेंबर्स। मेंबर्स की सर्विस इवैल्यूएट करने के लिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया लेके आएगा। बट क्या ये इवैल्यूएट खुद कर पाएगा, नहीं सर, इसको इन्फॉर्मेशन लगेगी, तो ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ये बोलेगा हेलो हेलो कबीरा स्पीकिंग, मुझे इन्फॉर्मेशन दो। तो बेसिकली इट विल कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मेंबर्स, आईसीआई, काउंसिल और क्लाइंट्स। ये मंगाएगा इन्फॉर्मेशन किससे, मेंबर्स और आईसीसी से। ऐसे याद कर लो, मेंबर्स और आईसीसी से। मैंने कहा मेंबर्स, आईसीआई, काउंसिल और क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन मंगाएगा। प्लस जो इन्फॉर्मेशन आएगी इसको समझ नहीं आने वाली, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आएगी इसको समझ नहीं आने वाली, तो इसके लिए इनवाइट करेगा एक्सपर्ट्स। इट विल इनवाइट एक्सपर्ट्स फॉर एक्सपर्ट टेक्निकल एडवाइस और ओपिनियन। ये इनवाइट करेगा एक्सपर्ट्स को, एंड लास्ट में रिकमेंडेशन देगा। ठीक है, किया गया कुछ नहीं और रिकमेंडेशन देके चला गया। ठीक है, इट विल मेक रिकमेंडेशन टू द काउंसिल टू गाइड द मेंबर्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो 5 चीजें बताऊं मैं तुमको,
पहले तो क्वालिटी इवैल्यूएट करेगा, ठीक है, या तो सुओ मोटो करेगा और अंडर ए स्पेशल अरेंजमेंट विद आईसीआई इसको करना है क्या है, क्वालिटी इवैल्यूएट करनी है। इवैल्यूएट करने के लिए क्या करेगा सर, इवैल्यूएट करने के लिए इट विल ले डाउन एन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, बट इवैल्यूएट करने के लिए इंफॉर्मेशन भी तो चाहिए, ठीक है, क्राइटेरिया आ गया बट इंफॉर्मेशन भी तो चाहिए। इट विल कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम आईसीसी यानी आईसीआई काउंसिल और क्लाइंट्स और मेंबर्स, इन सबसे ये इंफॉर्मेशन मंगाएगा। प्लस अगर इसको लगता है इंफॉर्मेशन नहीं आ रही तो इट विल टेल आईसीआई टू अरेंज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड क्लाइंट्स। इस तरह से ये काम करेगा। इंफॉर्मेशन आएगी, इसको समझ नहीं आएगी तो इट विल इनवाइट द एक्सपर्ट्स एंड टेक देयर एक्सपर्ट ओपिनियन, एंड लास्ट चीज में क्या करेगा, रिकमेंडेशंस करेगा टू द काउंसिल ऑफ आईसीआई रिगार्डिंग द मेंबर्स की कैसे मेंबर्स अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। एक बात याद रखना, जो क्वालिटी रिव्यू होता है उसमें आप कोई भी ऐसा असाइनमेंट नहीं उठाओगे जिसमें आपने इंटरनल ऑडिट किया हो, टैक्स ऑडिट किया हो, जीएसटी ऑडिट किया हो या अदर स्पेशल पर्पस ऑडिट किया हो। तो अगर एक बात बोलूं मैं आपको, इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट्स आएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट्स आएंगे, ना इंटरनल ऑडिट आएगा, ना टैक्स ऑडिट आएगा, ना जीएसटी ऑडिट आएगा, ना कोई और स्पेशल ऑडिट आएगा। प्लस इट आल्सो एक्सक्लूड्स द एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, हम एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज को भी इसका पार्ट नहीं बनाते। अब आती है बात किसकी, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म्स अदर देन दोस कवर्ड बाय एनएफआरए रूल्स, क्योंकि जो एनएफआरए वाली है वो तो तभी सिलेक्ट होंगी जब एनएफआरए रिकमेंड करेगा। मैंने कहा एनएफआरए वाली जो नहीं है उनको कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले आती है बात रिस्क की। सबसे पहले आती है रिस्क की, यानी आप रिस्क बेस्ड सिलेक्शन करोगे, रिस्क बेस्ड सिलेक्शन करोगे इंक्लूडिंग द रेगुलेटरी कंसर्न्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स स्टेक होल्डर रिस्क। आपको लगता है जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी जो बैंकर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, जो क्रेडिटर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके ऊपर काफी हैवी रिस्क है, तो आप रिस्क बेस्ड सिलेक्शन करोगे। और वो जिस फर्म को आप सिलेक्ट कर रहे हो, दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ सेक्टर आइडेंटिफाइड एज बीइंग ससेप्टेबल टू रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहते हैं जिस फर्म को आप सिलेक्ट कर रहे हो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सेक्टर व्हिच इज ससेप्टेबल टू रिस्क। तो मैं कहूं रिस्क वाले 2 पॉइंट्स हो गए सर, रिस्क वाले 2 पॉइंट्स हो गए। मैंने कहा रिस्क कब आएगा सर, रिस्क तब आएगा जब फ्रॉड होगा, वेदर देयर इज अ रिपोर्टेड फ्रॉड और लाइक्लीहुड ऑफ फ्रॉड, तो आप वो देखोगे। और there are serious accounting irregularities in the financial statements highlighted by media or other reports। जो मीडिया और बाकी रिपोर्ट्स है वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ठीक से नहीं बने, इनके में अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज है। एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है मेजर नॉन कंप्लायंस विद रेलेवेंट स्टैट्यूट्स हाइलाइटेड इन पास्ट रिव्यूज। जब आपने पिछली बार इनका क्वालिटी रिव्यू किया था तब आपको काफी सारी नॉन कंप्लायंसेस मिली, ये ठीक से कंप्लाई नहीं करते विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, तो भी आप इनका क्वालिटी रिव्यू करोगे। तो एक बार जल्दी से देखो, इधर देखो, कहां देख रहा है दोस्त, मेरे दोस्त कहां देख रहा है, रिवीजन कर रहे हैं तो अच्छे से करो। तो मैंने कहा 5 पॉइंट्स क्या क्या देखोगे, 5 पॉइंट्स आप सबसे पहले देखोगे रिस्क बेस्ड सिलेक्शन। अब रिस्क बेस्ड सिलेक्शन करोगे बेस्ड ऑन द रिस्क व्हिच इज हैपनिंग टू द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर रिस्क को कंसीडर करते हुए आप रिस्क बेस्ड सिलेक्शन करोगे। प्लस आप उस फर्म को सिलेक्ट करोगे which is a part of a sector identified as being susceptible to the risk based on market intelligence reports। उसके बाद रिस्क कहां होगी, जहां पे susceptibility to fraud रहेगी, यानी fraud reported है और likelihood of fraud है, और there are serious accounting irregularities in the financial statements as reported by the media। and last point आ जाएगा major non compliance with relevant statutes as it was highlighted in the previous reviews। एक बात याद रखना, जब joint audit होगा ना, जब joint audit होगा और आप quality review करोगे तो सारे joint auditors का quality review होगा। ऑल्सो हम उन फर्म्स का भी रिव्यू करेंगे जिनके लिए रिकमेंडेशन आई है स्पेशल एंटिटीज से। स्पेशल एंटिटीज यानी आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, एमसीए और एनएफआरए, अगर इनसे आई है स्पेशल रिक्वेस्ट तो भी इनका क्वालिटी रिव्यू होगा। प्लस अगर कोई बाकी लोग कंप्लेंट करेंगे, ठीक है, बाकी लोग एरे गहरे लोग कंप्लेंट करेंगे तो हम उनको डील नहीं करेंगे अगर वो डील होती है बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। सिंपल सी बात है, अगर कोई कंप्लेंट को ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 डील कर रहा है तो हम अपना टेंशन क्यों बढ़ाए, है ना, हम अपनी टेंशन क्यों बढ़ाए, तो उनको हम डील नहीं करेंगे। अगला पॉइंट आ जाता है क्वालिटी रिव्यू साइकिल। सर हमने हीरो की साइकिल सुनी है, ठीक है, एटलस की साइकिल सुनी है, ये क्वालिटी रिव्यू साइकिल कौन सी है, नई साइकिल आई है, ठीक है, ये नई साइकिल आई है, ये गियर वाली साइकिल नहीं है, बड़ी मजेदार साइकिल है। ये कहता है following quality review cycle of audit firm shall be there generally or as may be decided by the board। ठीक है, it may be followed, मेन पॉइंट है may be followed, ठीक है, मेन पॉइंट यहाँ पे है may be followed, यानी अगर ये चाहे तो इसको फॉलो करेंगे, ये चाहे तो इसको फॉलो करेंगे, नहीं चाहे तो नहीं फॉलो करेंगे। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, कुछ एंटिटीज का वंस इन 3 इयर्स होगा, कुछ का वंस इन 4 इयर्स, कुछ का वंस इन 5 इयर्स। जैसे पीयर रिव्यू में बात करते थे तो लेवल 1 और लेवल 2 एंटिटीज होती थी, तो लेवल 1 का होता था वंस इन 3 इयर्स, लेवल 2 का होता था वंस इन 4 इयर्स। यहाँ पे भी ऐसे ही वंस इन 3 इयर्स, वंस इन 4 इयर्स, यहाँ पे एक और एड ऑन हो गया वंस इन 5 इयर्स। यहाँ पे डिपेंड करेगा ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स। अगर जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है 20 और मोर है तो वंस इन 3 इयर्स। अगर जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है 20 से कम है बट 10 या उससे ज्यादा है, जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है 20 से कम है या 10 से उससे ज्यादा है तो आपका वंस इन 4 इयर्स। एंड अगर आपके जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो 10 से कम है तो आपका हो जाएगा वंस इन 5 इयर्स। अप टू 3 engagements may be selected by the quality review board in a cycle। आप 3 सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो।
अगर आपको पिछली बार कोई एडवर्स फाइंडिंग नहीं मिली तो आप सिर्फ एक ही सिलेक्ट करोगे, अगर पिछली बार एडवर्स फाइंडिंग मिली थी तो आप ग्रेटर देन 3 भी देख सकते हो, ठीक है, इसको बस रीड करना और कुछ नहीं है इसमें। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ टेक्निकल रिव्यूअर। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ टेक्निकल रिव्यूअर? तो मैंने कहा जो क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ टेक्निकल रिव्यूअर है उसमें आपको चार चीजें देखनी है। कम से कम आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, कम से कम आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यू शुड हैव मिनिमम 15 years of post qualification experience and you should be a practicing chartered accountant. Plus you should have signed at least 3 statutory audits as a central statutory auditor of a bank, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है इन द लास्ट 10 इयर्स। एंड याद रखना तीन में से कम से कम एक प्राइवेट से अलग होनी चाहिए, यानी जो हम प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहे हैं विद अ टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़, उसके अलावा वाली कम से कम एक एंटिटी होनी चाहिए जिसका आपने साइनिंग कर रखी हो 3 स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। उसके बाद देयर शुड बी नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू, जो हमने पीयर रिव्यू में भी बोला था। एंड यू शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, आईसीआई काउंसिल, रीजनल काउंसिल और ब्रांच कमेटी। मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, मैं तुमको ये बात बोल रहा हूं कि तुम नहीं होने चाहिए मेंबर ऑफ किसके, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, आईसीआई काउंसिल और ब्रांच कमेटी। बेसिकली तुम्हारा आईसीआई से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी रिव्यू में होता भी तो यही है, क्वालिटी रिव्यू में यही तो होता है कि तुम्हारा आईसीआई से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो अगर तुमको टेक्निकल रिव्यूअर बनना है तो तुम्हारा आईसीआई से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। प्लस यू विल सबमिट 6 एनुअल डिक्लेरेशन, तुम 6 एनुअल डिक्लेरेशन दोगे अलॉन्ग विद रेलेवेंट एविडेंस टू क्वालिटी रिव्यू बोर्ड रिगार्डिंग योर पार्टिसिपेशन इन ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स और प्रोग्राम्स। तुमने प्रॉपर ट्रेनिंग्स अटेंड करी, प्रॉपर वर्कशॉप्स अटेंड करी, इसकी तुम 6 एनुअल डिक्लेरेशन दोगे। तो सिंपल सी बात है, क्राइटेरिया फॉर टेक्निकल रिव्यू में ज्यादा कुछ नहीं है, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, फॉर पोस्ट क्वालिफिकेशन 15 साल का, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तुम्हारे खिलाफ नहीं होनी चाहिए, कम से कम 3 बड़े स्टैट्यूटरी ऑडिट करे होने चाहिए, तुम नहीं होने चाहिए मेंबर ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, आईसीआई काउंसिल या फिर उसकी ब्रांच कमेटी, और 6 एनुअल डिक्लेरेशन तुमको देनी है। अब आती है बात स्टेजेस ऑफ क्वालिटी रिव्यू असाइनमेंट, एक बार रीड कर लेना, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। नेक्स्ट कम द नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्पोजिशन ऑफ रिव्यू टीम। कॉम्पोजिशन ऑफ रिव्यू टीम क्या रहेगी, यानी जो टीम रिव्यू करने जाएगी उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी। तो मैंने कहा क्वालिटी रिव्यू टीम विल बी हेडेड बाय द टेक्निकल रिव्यूअर, जो उसका हेड होगा वो टेक्निकल रिव्यूअर होगा, और वो अपने साथ अप टू 5 असिस्टेंट ले जा सकता है। बट याद रखना, नो फर्म ऑफ सीए विल बी अ मेंबर, यानी जो रिव्यू टीम है उसमें कोई फर्म ऑफ सीए नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स जाएंगे। तो हेडेड बाय अ टेक्निकल रिव्यूअर और उसके साथ कम से लगभग 5 असिस्टेंट से ज्यादा नहीं ले जा सकता। अब आती है बात क्या, इंडिपेंडेंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर। अगर हम बात करें टेक्निकल रिव्यूअर की इंडिपेंडेंस और क्वालिफिकेशन, तो उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। प्लस his firm or network firm should not be the statutory auditor of a company or rendered other services in the last 3 financial year or thereafter। इन्होंने एक बात बोली, जिस कंपनी को आपने अपना सैंपल में उठाया, उसके आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं होने चाहिए, ना तो आपकी फर्म होनी चाहिए, ना नेटवर्क फर्म होनी चाहिए। प्लस he firm or network firm should have no association with the audit firm under review in the last 3 financial year or thereafter। इन्होंने बेसिकली बात बोली पिछले 3 साल में जिस ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू का क्वालिटी रिव्यू करने आए उसके साथ भी आपका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। एंड यू शुड कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन। जो डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर की हम कंडीशंस पढ़ते हैं सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 की, उनके साथ भी आपको कंप्लाई करके चलना है विद रिस्पेक्ट टू द रिव्यू ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, नॉट डिस्क्वालिफाइड। बेसिकली आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए। एंड यू शुड नॉट बिलोंग टू द सिटी और रीजन ऑफ हेड ऑफिस ऑफ ऑडिट फर्म ऑफ अंडर रिव्यू, यानी जिस ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू का आप टेक्निकल रिव्यू करने जा रहे हो उसके आप इलाके के नहीं होने चाहिए, ठीक है, ना तो आप उस सिटी के होने चाहिए, ना आप उस रीजन के होने चाहिए। ये बस रीड करना है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ असिस्टेंट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो सबसे पहले तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। ये जो बात है ये क्वालिफाइड असिस्टेंट की हो रही है, तो मैंने कहा ये जो क्वालिफाइड असिस्टेंट है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। प्लस दैट पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, यानी जो सेक्शन 8 और सेक्शन 21 होते हैं उसमें वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ही विल अगेन साइन द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी जो भी मैं बातें देखूंगा वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है, बिना क्लाइंट की परमिशन के मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कॉन्फिडेंशियलिटी रखूंगा। एंड विल हैव नो डायरेक्ट इंटरफेस आइदर विद द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू और बोर्ड, सेम चीज हम पीयर रिव्यू में भी पढ़ के आ चुके हैं। प्लस he should be working with them for at least 1 year as a member or a partner in CA firm। कम से कम 1 साल उसने ऑडिट फर्म के साथ या फिर पार्टनर के साथ काम करा होना चाहिए। 1 साल उसने ऑडिट फर्म या पार्टनर के साथ काम करा होना चाहिए इन द CA फर्म, कम से कम 1 साल उसने काम करा होना चाहिए। प्लस he should not associate with the audit firm under review and the concerned entity whose audit is being reviewed in the last 3 financial year or after। उसने कोई एसोसिएशन नहीं रखनी विद द ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू एंड द कंसर्न एंटिटी हुज ऑडिट इज बीइंग रिव्यूड फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। बेसिकली पिछले 3 साल में उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यही बात तो टेक्निकल रिव्यूअर की भी हमने देखी थी। एंड लास्ट पॉइंट आ जाते हैं, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए पिछले 3 साल में। ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, आईसीआई सेंट्रल काउंसिल, रीजनल काउंसिल, ब्रांच लेवल कमिटी, सेम चीजें टेक्निकल रिव्यूअर में हमने पढ़ी थी। एंड ही शुड नॉट हिमसेल्फ बी इंपैनल्ड एज अ टेक्निकल रिव्यूअर विद द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। ये एक अलग बात है, बस यही एक अलग बात मेरे को लगती है। ये और ये जो लाल में बात लिख रखी है कि कम से कम 1 साल की एसोसिएशन होनी चाहिए विद द टेक्निकल रिव्यूअर, और
वो खुद एक टेक्निकल रिव्यूअर नहीं होना चाहिए, वो खुद एक टेक्निकल रिव्यूअर नहीं होना चाहिए, बाकी सारी चीजें टेक्निकल रिव्यूअर वाली है। अब अगला पॉइंट आ जाता है सिचुएशंस वेयर द टेक्निकल रिव्यूअर कैन क्वालिफाई अ क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट। अब क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट को क्वालिफाई कौन कौन सी सिचुएशन में कर सकते हो, मैंने कहा 4 चीजों में। अगर आपको दिखता है नॉन कंप्लायंस विद टेक्निकल स्टैंडर्ड लॉज एंड रेगुलेशंस, यानी जो पहली दो चीजें आप चेक कर रहे थे, जो आपका ऑब्जेक्टिव था क्वालिटी रिव्यू का, आप चेक कर रहे थे कंप्लायंस विद टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, अगर आपको ये दोनों चीजें नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, आप चेक करते हो क्वालिटी कंट्रोल, क्या प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है, अगर प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, उसमें डेफिशिएंसी है, तो भी आप रिपोर्ट को मॉडिफाई करोगे। एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है नॉन कंप्लायंस विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, अगर आपको लगता है डेफिशिएंसी या उससे कोई कंप्लाई नहीं करता तो भी दिक्कत की बात हो जाएगी, तो भी आपको रिपोर्ट क्वालिफाई करनी पड़ेगी। तो मैं 4 चीजें बताऊं, सबसे पहले तो नॉन कंप्लायंस विद टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स, दूसरा नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, और अगर आपको लगता है जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है वो डेफिशिएंट है या लोग जो है वो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर से कंप्लाई नहीं करते, तो आप अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई करोगे। अब आखिरी के 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, क्या बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट एंड एक्शंस दैट मे बी रिकमेंडेड बाय क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। ये 2 पॉइंट्स आपको बस अब अच्छे से करने हैं। तो पहला पॉइंट आ जाता है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट, जो हम क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट इशू करेंगे। इधर देखो, इधर देखो, कहां देख रहे हो यार मेरे दोस्त, रिवीजन कर रहे हैं, अच्छे से फोकस करके करो। हाँ सर, तो 2 पॉइंट्स क्या आएंगे, मैंने कहा 2 पॉइंट्स आएंगे। पहले तो आएगा एलिमेंट्स रिगार्डिंग द ऑडिट क्वालिटी ऑफ द कंपनीज, क्या हमने ऑडिट ठीक से किया है। तो पहले मेन तो होगा कि जिस फर्म का हम क्वालिटी रिव्यू करने जा रहे हैं ये देखना है कि उसने ऑडिट अपना ठीक से किया है कि नहीं। दूसरा, एलिमेंट्स रिलेटेड टू द क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय द ऑडिट फर्म कंडक्टिंग द ऑडिट। एक तो हम देखेंगे ऑडिट ठीक से हुआ है कि नहीं, दूसरा हम देखेंगे कि क्या जो उसके क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स हैं वो ठीक है कि नहीं। तो पहला पॉइंट जब हम देखते हैं ऑडिट क्वालिटी ठीक है कि नहीं, तो हम 3 चीजें देखेंगे। एक तो देंगे रेफरेंस टू द स्कोप एंड पीरियड ऑफ रिव्यू ऑफ ऑडिट फर्म कंडक्टेड अलोंग विद द लिमिटेशंस ऑन स्कोप, यानी जो हमने रिव्यू किया है उसका स्कोप क्या था, पीरियड क्या था, कितने पीरियड का रिव्यू किया है, प्लस क्या हमारे स्कोप पे कोई लिमिटेशंस तो नहीं थी। प्लस हमें स्टेटमेंट देना है रिगार्डिंग द लैक ऑफ कंप्लायंस विद 2 चीजें। लैक ऑफ कंप्लायंस विद 2 चीजें जो तुमको ऑलरेडी पता है, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड और नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। तो 3 चीजें क्या आएंगी, स्कोप एंड पीरियड ऑफ रिव्यू आ जाएगा। उसके बाद नॉन कंप्लायंस के बारे में बताना, नॉन कंप्लायंस विद टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड और नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। उसके बाद आएगा एलिमेंट्स रिलेटिंग टू द क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क व्हिच इज अडॉप्टेड बाय द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। तो सबसे पहले तो आप दोगे इंडिकेशन, दोगे कि जिस ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू का हम टेक्निकल रिव्यू करने गए थे उसने प्रॉपर एक सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रख रखा है। उसके बाद आप अपना दोगे स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि ये जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, ये ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू की है। पहले आपने दिया इंडिकेशन कि ऐसा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है, उसके बाद आप एक स्टेटमेंट दोगे कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू की है, उसके बाद अपना ओपिनियन दोगे कि क्या ये सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ठीक से काम कर रहा है। तो मैंने कहा सबसे पहले दोगे इंडिकेशन, फिर दोगे स्टेटमेंट, फिर आप अपना ओपिनियन दोगे, एंड लास्ट में आप क्या बोलोगे अगर आपको लगता है मॉडिफिकेशन नेसेसरी है। अगर आपको लगता है मॉडिफिकेशन नेसेसरी है तो आप रीजंस दोगे विद सजेशन कि क्यों आपने मॉडिफाई किया, प्लस कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं, एंड रेफरेंस दोगे टू द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। जैसे हम क्वालिटी पीयर रिव्यू में मॉडिफाइड रिपोर्ट से पहले एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देते थे, तो यहां भी अगर आप मॉडिफिकेशन दे रहे हो तो आपको रेफरेंस देनी पड़ेगी टू द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, एंड साथ में आपको एक अटैचमेंट देनी पड़ेगी। जैसे हम मेल्स में अटैचमेंट देते हैं, जो ईमेल्स में हम अटैचमेंट देते हैं, वैसे आपको यहाँ पे अटैचमेंट देनी पड़ेगी which describes the quality review including the information on planning and performing the review। यानी आपने कैसे रिव्यू को प्लान किया, कैसे परफॉर्म किया, इसकी अटैचमेंट देनी पड़ेगी। तो एक बार आपको समराइज करूं, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट, सबसे पहला आएगा ऑडिट क्वालिटी को लेके, जहां पे मैं पहले बताऊंगा स्कोप एंड पीरियड अंडर रिव्यू और क्या मेरे स्कोप पे कोई लिमिटेशन तो नहीं था। फिर मैं बताऊंगा इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। उसके बाद मैं बताऊंगा एलिमेंट्स रिगार्डिंग द क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क। इसमें सबसे पहले तो मैं एक इंडिकेशन दूंगा कि जिस ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू का मैंने क्वालिटी रिव्यू किया इसके पास एक सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है। फिर मैं एक स्टेटमेंट दूंगा कि जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये ऑडिट फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर मैं दूंगा अपना ओपिनियन कि क्या ये जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है ये एडिक्वेट है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, और अगर मेरे को लगता है एडिक्वेट नहीं है, मैं मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू कर रहा हूं, तो मेरे को रीजंस फॉर मॉडिफिकेशन भी देने पड़ेंगे, मेरे को सजेशंस भी देने पड़ेंगे कि कैसे इस मॉडिफिकेशन को ठीक किया जा सकता है। और हर मॉडिफाइड रिपोर्ट से पहले आती है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, तो मुझे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी और एक अटैचमेंट देनी पड़ेगी व्हिच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी रिव्यू, क्या मेरा प्रोसेस था, कैसे मैंने प्लान किया, कैसे परफॉर्म किया। एंड लास्ट पॉइंट आता है एक्शंस दैट मे बी रिकमेंडेड बाय द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। व्हाट आर द डिफरेंट एक्शंस दैट मे बी रिकमेंडेड बाय द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, यहाँ पे 6 एक्शंस हैं। इसको ऐसे सोचो आपके दोस्त से गलती हो गई, तो आपके दोस्त से गलती होती तो सबसे पहले आप किसको कंप्लेंट करते हो, सर हम उसके पापा उसकी मम्मी को कंप्लेंट करते हैं। तो मानो ऐसी एक ऑडिट फर्म से गलती हो गई तो आप किसको कंप्लेंट करोगे, आप उसके पापा उसकी मम्मी को, यानी आईसीआई को। आप सबसे पहले रिकमेंडेशन दोगे टू द काउंसिल ऑफ आईसीआई, आप आईसीआई के काउंसिल को रिकमेंडेशन दोगे। दूसरा,
अगर आपको लगता है आपके दोस्त से गलती हो गई, ठीक है, या तो आप उसके पापा मम्मी के पास जाओगे, आपको दोस्त को खुद समझाओगे, तो यू विल इशू एन एडवाइजरी और गाइडेंस टू द ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू। तो जो ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू है वो आपकी दोस्त है, तो आप उसको समझाओगे कि उसको कैसे काम ठीक से करना चाहिए, एडवाइजरी और गाइडेंस टू द ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू। और मान लो आपके दोस्त ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, यानी मतलब बहुत ही एकदम तूफानी गलती कर दी, तो आप उसके पेरेंट्स के पास नहीं जाओगे, आप सीधा पुलिस बुला लोगे, ठीक है, आंटी पुलिस बुला लेगी, तो है ना, वो वाला आपने गाना सुना होगा, ठीक है, तो आप सीधा पुलिस को बुला दोगे, यानी यू विल स्टेट द नॉन कंप्लायंस टू द रेगुलेटरी बॉडी व्हिच आर रेलेवेंट टू द एंटिटी। तो मैंने कहा 3 लोग कौन कौन हो गए, सबसे पहले तो काउंसिल ऑफ आईसीआई यानी उसके मम्मी पापा, उसके बाद वो खुद यानी इशू एन एडवाइजरी और गाइडेंस टू द ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू, एंड तीसरा पॉइंट हो गया इन्फॉर्म द डिटेल्स ऑफ नॉन कंप्लायंस टू द रेगुलेटरी बॉडी व्हिच आर रेलेवेंट टू द एंटिटी, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज क्या, आप ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू को बता दो कि हम ऊपर वाले 3 एक्शंस आपके खिलाफ ले चुके हैं, जो जो हमने अभी तक लिया है। एंड लास्ट के 2 पॉइंट्स क्या है, इन केस ऑफ रिव्यू विच इज अराइजिंग ड्यू टू द रेफरेंस फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडी, यानी किसी रेगुलेटरी बॉडी जैसे सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, उन्होंने कहा था कि इसका क्वालिटी रिव्यू होना चाहिए, तो जिन्होंने कहा था क्वालिटी रिव्यू कराना है, तो उनको हम बता देंगे कि क्वालिटी रिव्यू का क्या रिजल्ट आया, एंड हम फिर मैटर को कंप्लीट कंसीडर करेंगे, और ये बात हम ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू को बता देंगे। तो ये 6 पॉइंट आपको देखनी है। व्हाट विल बी द टाइप ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड, अगेन प्यारी प्यारी बातें लिख रखी हैं, बहुत सारे पॉइंट्स इनको ना रीड कर लेना, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको रीड करना है। एंड यस, लास्ट में तुमको बस मैं एक बात बताना चाहूंगा, डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड, यानी अगर तुम अपने एफर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, तुमको रुकना नहीं चाहिए, तुमको मेहनत करते रहनी चाहिए, और जब तक तुम्हारी मेहनत तुमको सफल ना बना दे, जब तक तुम्हारी मेहनत तुमको सफल ना बना दे, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और तुमको सफलता मिल जाएगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस होल रिवीजन ऑफ पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। मैं सच्ची बात बताऊं, और मजा आएगा जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे और अपने माता पिता सबका नाम रोशन करोगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको वीडियो देख के, एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।